Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों चैप्टर नंबर 10 का सेकंड पार्ट है आज, जिसमें हम सर्विस सेक्टर बाय द हेल्प ऑफ रमेश सिंह करने के लिए जा रहे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, मतलब ये सारे टॉपिक आज मैं निपटा दूंगा। सर इतनी जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं ज़्यादा। जहाँ देखो ज़्यादा होता है वहाँ मैं दबा के कराता हूँ, जहाँ नहीं है तो जबरदस्ती क्यों बढ़ाऊँ मैं वीडियोस को। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में मैं आपको ऑफशोर फंड मैनेजमेंट बताऊँगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बारे में बताऊँगा, ग्लोबल नेगोशिएशंस के बारे में बताऊँगा, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशन लगाई जाती है ट्रेड पर वो लगाऊंगा, और नीड क्या क्या चीज़ों का रिफॉर्म करना चाहिए वो बताऊँगा, कोविड-19 से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो बताऊँगा, और आउटफिलिंग फ्यूचर की क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं ये सारी चीज़ें करेंगे। मतलब आज इस चैप्टर को पूरा कर देंगे खत्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज की क्लास में हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज ऑफशोर मैनेजमेंट फंड। ये ऑफशोर फंड मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। वैसे इस पर तो हम बहुत लंबी चौड़ी क्लास लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो टॉपिक आया है उसमें मैं आपको सरफेस नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, वो ये है कि क्या होता है ना कि जैसे बाहर के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि क्यों ना हम इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करें, मतलब इंडिया की बैंक में पैसा डिपॉजिट करें। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑफशोर फंड मैनेजमेंट। क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो फॉरेन करेंसीज हैं वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा है, और मान लो अगर हमने बैंकिंग सिस्टम में ऐसा सिस्टम कर दिया कि ऐसा है कि कोई भी बाहर का पर्सन इंडिया में अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता, तो क्या लगता है ये चीज़ें सही होंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बाहर वालों को ये मौका दें कि आप हमारे बैंक अकाउंट में आके पैसा डिपॉजिट करो, तो अल्टीमेटली इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि बाहर की बहुत सी ऐसी कंट्री है जहां पर आपको बैंक में पैसा रखने पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, बैंक आपको कुछ भी नहीं देती। वो तो हमारा इंडिया है जो इंटरेस्ट देता है। दोस्तों ये सारी की सारी डिटेल बैंकिंग में आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 12 के अंदर। और दोस्तों बता दूं चैप्टर नंबर 12 के अंदर अराउंड 26 क्लासेस शूट होंगी, 26, और उसको अगर आपने पढ़ लिया तो बैंकिंग आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। चैप्टर 12 में तो भाई साहब बैंकिंग दबा के पढ़ाऊंगा, और तुम्हें ना बैंकिंग एक्सपर्ट बना दिया तो मेरा नाम शिवम नहीं। तो चलो, तो आपको ऑफशोर प्राइसिंग समझ आ गया। ऑफशोर मतलब कि बाहर की कंट्री के लोग हमारे कंट्री में क्या करेंगे? पैसों को डिपॉजिट करेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि अब एक बात बताओ कि कोई बंदा बाहर की कंट्री का हमारे इंडिया में क्यों पैसा डिपॉजिट करे? क्योंकि हम उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, जो चीज़ें हैं वो फ्रेंडली नेचर में रखेंगे, उनको ज़्यादा लिबरल पॉलिसीज़ वगैरह देंगे। तो वही लिखा हुआ है कि जो ऑफशोरिंग फंड है वो क्या करता है? टैक्स को थोड़ा सा कम करता है, फ्रेंडली नेचर का होता है। जैसे आपके सिंगापुर हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, आयरलैंड, हांगकॉन्ग, लंदन, इनमें ये कॉन्सेप्ट चलता था पूल इन्वेस्टमेंट का, वो अब हमने इंडिया में भी स्टार्ट कर दिया है। बाहर के लोग चाहें तो हमारे यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मोर देन 10%, और अगर वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लेस देन 10% पर वो अपना पैसा लगा सकते हैं। इंडिया में वेंचर कैपिटल पे भी लगा सकते हैं और एफपीआई पे भी लगा सकते हैं, और इसी को हम अपने पास नाम देते हैं क्या? ऑफशोर फंड मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना, जस्ट ओवरव्यू दिया है, डिटेल में बैंकिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस है। देखो चैलेंजेस ये है कि अब हमें ऑफशोर बैंकिंग को बढ़ाना है इंडिया में, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? उनको लालच देना पड़ेगा। लालच किस तरीके से देंगे? हम उनको कहेंगे कि अगर आप अपना पैसा इंडिया में डिपॉजिट कराते हो तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या कह लो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम आपको देंगे, लेकिन आपके ऊपर इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आने देंगे, उसकी आपकी इनकम क्या कर देंगे? एग्जम्प्ट कर देंगे। तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। और इस बात को लेकर हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन नंबर 9A को इंसर्ट किया गया, जो कि ऑफशोर फंड मैनेजमेंट को लेकर क्या करता है? सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक से बस आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये वाला और ये पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, बाकी ये सब तो बिल्कुल फालतू दे रखा है, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास आएंगे मैन्युफैक्चरिंग वर्सेज सर्विस सेक्टर के ऊपर। यहाँ पर क्या है कि जैसे आप जानते हो कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अब सर्विस सेक्टर में हम सर्विसेज देते हैं, लेकिन कुछ गुड्स भी होते हैं जो साथ में दिए जाते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों चीज़ें क्या होती हैं? इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, हमने पिछली लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है सर्विसेज में वो एक्सपोनेंशियली क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें अपने पास चाइना की, तो चाइना का जो ग्लोबल मार्केट है वो मैन्युफैक्चरिंग 1991 से स्टार्ट हुआ। देखो पहले क्या था, चाइना जो है हर चीज़ मेड इन चाइना, लेकिन जब से हमारे यहाँ पर 1991 में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया, दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की, हर चैप्टर में हम 1991 की वो एलपीजी पॉलिसी का जिक्र करते हैं। दोस्तों याद रखना ये एक लैंडमार्क ईयर है जहां से हमारी पूरा रास्ता, पूरा ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया इंडिया का। मतलब आप ये सोचो, मैं आज ये सोचो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और कल की डेट में मैं बोलो नहीं मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। समझो यही वो पॉइंट था
जहां पर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया। उसी तरह से इंडिया का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1991 से स्टार्ट होना शुरू हुआ, जहां पर उसने अपने यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए। इसी वजह से हर चैप्टर में 1991 का जो है वो जिक्र किया जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि 1991 से लेकर 2003 तक तो भाई साहब इंडिया ने जो है चीज़ों को ऑब्जर्व किया। उसके बाद तो भाई साहब इंडिया ने अपना जो ट्रेड बढ़ाने का कॉन्सेप्ट, ये जो कहते हैं ना कसम खाना, वो कसम खा ली, ऐसे समझो। तो इंडिया जो है वो कॉम्पिटिटिवली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है अपने एक्सपोर्ट मैकेनिज्म को लेकर। अगर हम वर्ल्ड एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें 3% हिस्सा किसका आता है, इंडिया का आता है। और अगर शेयर की बात करें तो लगभग 15% शेयर हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं ग्लोबली नेगोशिएशन। अब एक बात और, जब हम आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो दोनों कंट्री के बीच में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ पा रहे हो। यानी जब हम दोनों का तालमेल बनेगा तब चीजें बनेंगी। ठीक उसी तरीके से कोई भी व्यापार करते टाइम दोनों कंट्रियों के बीच में नेगोशिएशन यानी तालमेल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा इंडिया ये सोचता है कि हम किस तरह से अपने सर्विस सेक्टर को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करें। इसको प्रमोट करने के लिए हमें अपने एक्सपोर्टर को कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे एक्सपोर्टर को इंडियन लोग क्या करते हैं, इंसेंटिव देते हैं। मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो टाइप के लोगों को एक्सपोर्ट इंसेंटिव देते हैं। एक तो वो जो मर्केंटाइल गुड्स में करते हैं और एक वो जो सर्विसेज में करते हैं। अगर आप गुड्स में एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको जो इंसेंटिव देती है उसको बोलते हैं MEIS, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम। और अगर आप सर्विस में करते हो तो उसको बोलते हैं SHEIS, सर्विस, ये देखो लिखा है SHEIS के बारे में, कहा गया सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। तो आपको क्या याद करना है, आपको याद ये करना है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देती है मॉनेटरी वे में और नॉन मॉनेटरी वे में, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर आप गुड्स में डील करते हो, गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो तो आपको MEIS दिया जाएगा, और अगर आप सर्विस का एक्सपोर्ट करते हो तो आपको SHEIS दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये बातें मैंने आपसे जिक्र की थी, अगर आपको याद हो। जो बच्चा हमारी क्लासेस को रेगुलरली देख रहा है उसे हर चीज समझ आ रही हुई कि अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें पिछले चैप्टर्स को क्या हो रहा है, लिंकेज बैठा लाया जा रहा है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें ग्लोबल नेगोशिएशन को लेकर तो भैया WTO को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी ट्रेड होगा तो उससे रिलेटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बीच में जरूर आएगा। और दोस्तों याद है चैप्टर नंबर 8 के अंदर जब मैंने एग्रीकल्चर वाला पार्ट कराया था उसमें WTO की मैंने 4-5 क्लासें ली थी। WTO क्या है, कैसे बना, उसके कौन कौन से एग्रीमेंट है, उतना पढ़ने का तुम्हारा WTO जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी मैं ओवरऑल पिक्चर की बात करूँ तो आपको ये बोलूँगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गेट को रिप्लेस करके बनाई गई थी, और इसका मेन मोटिव ये था कि हमारे यहाँ पर किस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड को बढ़ाया जा सके। अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड को रोकने की कोशिश कर रही है तो उस पर पेनल्टी, उसको किस तरह से रोका जाएगा, वो सारा काम कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है। अभी क्योंकि हम इस चैप्टर में सर्विस सेक्टर की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो WTO तो बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वही बात बोलिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या है कि कुछ नेशंस को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारी लो डेवलपमेंट कंट्रीज होती है, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, लो नहीं बोलना चाहिए, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, इसको शॉर्ट में LDC बोलते हैं। उन कंट्री, अगर वो कंट्री किसी भी माल का एक्सपोर्ट कर रही है किसी डेवलप्ड कंट्री को, तो डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड नेशन उसके ऊपर कोई टैक्सेस इंपोज नहीं करेगा, ताकि हम उनको क्या कर पाए, उनकी ग्रोथ में हम उनको भागीदारी बन पाए। अब एक बात सोचो कि साउथ अफ्रीका जो हमारी लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, अगर वो USA को कोई माल भेजती है तो अब ये USA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस माल पे कोई टैक्स ना लगाए, क्योंकि वो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है। तो उसको प्रमोट करने के लिए आपकी तरफ से ये इंसेंटिव होना चाहिए। कौन बोलता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमें करंट में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करना चाहिए जिससे आप अपने बैरियर्स को रिड्यूस करो। याद है वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, हमेशा क्या कहता है, अगर आपको लगाना है बैरियर तो टैरिफ लगाओ, वो भी एक लिमिट के अंदर, और नॉन टैरिफ तो बिल्कुल भी मत लगाओ। और अगर आप नॉन टैरिफ लगाते हो तो उसको कन्वर्ट करो टैरिफ के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं टैरिफिकेशन। पढ़ाया था ना आपको, याद आ रहा है। चलो इसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर को 20 मेंबर्स ने मिलकर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया, किसके साथ, LDC के साथ, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, और कहा कि अगर हम इनके साथ व्यापार करेंगे तो इनके ऊपर हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे। जिसके तहत क्या था कि वो मार्केट को एक्सेस लेना चाहती है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहती हैं, और LDC को क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। ये हमारा मेन मोटिव होता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुना, आप जानते हो इंडिया की कई सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, IITians।
आपने वो सुपर 30 वाली मूवी देखी है? उस मूवी के अंदर देखा जो उनके स्टूडेंट थे तो वो यूएस में जाके काम कर रहे थे, IITians। क्यों जानते हो? क्योंकि यूएसए वालों को पता है कि अगर हम यूएस के बने हुए IITian को रखेंगे तो भाई साहब वो पैकेज मांगेगा 1-1 करोड़ का, और अगर इंडिया से पास आउट है, अगर हम उसे 50 लाख का भी पैकेज दे देंगे या 20 लाख का भी दे देंगे स्टार्टिंग में, तो वो हमारे इंडिया में यूएस में आके काम करना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों एक लेवल तक तो ये ठीक होता है कि आप बाहर के लोगों को अपने यहाँ पर रोजगार दे रहे हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद आके हमें ऐसा फील होने लगता है कि इससे कहीं ना कहीं यूएस का हक मारा जा रहा है। जानते हो डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ फील हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि बाहर के जो इंडिया के लोग हैं वो इंडिया के हो गए, चाइना के हो गए, रशिया के हो गए, ये सारे लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, ये यूएस में आते हैं पढ़ने के लिए और यहाँ पे रोजगार लेकर बैठ जाते हैं। वहाँ की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, ग्रीन कार्ड ले लेते हैं और वहाँ बस जाते हैं और वहीं पर जॉब करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो अमेरिकन हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। इस वजह से जितने भी बाहर के लोग आएंगे तो वो वीज़ा के थ्रू आएंगे। तो अमेरिका ने H1B वीज़ा जो है उसको बैन कर दिया। H1B वीज़ा क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पज से अमेरिका में रहना चाहता है तो उसको ये वीज़ा लेना पड़ता है। अब उन्होंने क्या किया, इस वीज़ा को इशू करना ही बंद कर दिया, और जब इशू करना बंद किया तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये तो आपने गलत काम किया, ऐसे तो आप व्यापार को रोक रहे हो। तो उसने क्या किया, अमेरिका वालों ने, डोनाल्ड ट्रंप ने उन दिनों पर, अभी तो फिलहाल जॉय बाइडन है बट पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने क्या किया, इसकी जो फीस है वो इतनी ज़्यादा हाई कर दी कि अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज को ऐसा लगने लगा कि भाई इंडिया से लेबर मारने से बढ़िया है कि हम यूएस की लेबर से वो काम करवा ले। उसकी फीस ही इतनी ज़्यादा हाई कर दी है। कुछ ये सारी चीज़ें हुई। तो अब क्या हुआ व्यापार को बढ़ाने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सर्विस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मेन एम ये होता है कि जो फॉरेन के स्किल्ड लेबर हैं या जो उनके प्रोफेशनल है उनको एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक क्या किया जा सके, शिफ्ट किया जा सके, और इमिग्रेशन के लिए जो फीस है वो रीजनेबल रखी जाए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट बना रहे ताकि एक कंट्री का जो सर्विस है वो दूसरी कंट्री उसको उठा पाए। लेकिन अमेरिका ने H1B वीज़ा को लॉन्च करके वो सारी चीज़ों पर रोक लगा दी। लेकिन बहुत सी कंट्री ऐसा नहीं करती है। वो क्या करती है, बाहर के लोगों को आने देती हैं ताकि बाहर के लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करके वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पाए। कुछ हमारे पास WTO के नेगोशिएशन के अलावा बायलैटरल एग्रीमेंट है। बायलैटरल और यूनिलैटरल याद कर लो क्या होता है। यूनिलैटरल मतलब ये एक तरफा प्यार की तरह होता है, क्रश की तरह होता है, और बायलैटरल जो होता है वो दोनों तरफ का प्यार होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बायलैटरल मतलब बी मतलब बोथ, ऐसे याद कर लो, बी मतलब बोथ, बायलैटरल मतलब दोनों साइड से एग्रीमेंट हुआ। तो अगर हम बात करें बायलैटरल ट्रेड के बारे में तो हमारी कई कंट्रियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं, जैसे आपका सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान, मलेशिया, इन सबके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मैं आपको बता दूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर आप अपनी मेंबर कंट्री के साथ FTA पर साइन कर देते हो तो इसका मतलब है कल को अगर वो आपके यहाँ पर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे या आप उनके यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो तो कोई भी टैक्सेस आपसे इंपोज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आप हमारे मेंबर्स हो, आप हमारी मेंबर कंट्रीज हो। अगर मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों पक्के दोस्त हैं, तो अगर कल को मैं उसके लिए होटल का खर्चा दे दूँ, कल को वो मेरा दे देगा। अगर कोई तीसरा बंदा आएगा तो हम में से कोई पे नहीं करेगा। यानी अगर हम मेंबर्स हैं फॉरेन FTA के, ठीक है, तो ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जितने भी लोग होंगे वो आपस में जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो कोई टैक्सेशन पॉलिसी का यूज नहीं करेंगे, जिससे जो फ्री मूवमेंटम है ट्रेड का वो आसानी से हो पाएगा। हमारे अभी जो सार्क है ना, आपने सार्क सुना है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। हम सार्क में टोटल 10 कंट्री, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, आपका पड़ोसी देश हमारे जितने भी है ना वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि कल को अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो फ्री में कर सकते हैं। चाइना नहीं है उसमें, क्योंकि चाइना के साथ करिए तो भाई साहब पूरी चाइनीज मार्केट इंडिया में आ जाएगी। अभी तो फिलहाल कोविड चल रहा है, वरना कोविड से रहे तो हर चीज मेड इन चाइना, तो फिर भी सुधर गए हम लोग। एक कॉन्सेप्ट इंडिया ने ज्वाइन किया था, मतलब एक ग्रुप ज्वाइन किया था RCEP का, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, जिसके अंदर 10 एशियन कंट्री और 6 ऑब्जर्वर कंट्री थी, जिसमें चाइना भी था। दोस्तों बाद में इंडिया ने इससे एग्जिट कर दिया। क्यों एग्जिट कर लिया? क्योंकि अगर इंडिया में इसमें शामिल रहता तो चाइना की पॉलिसी के तहत चाइना अपना माल इंडिया में बेचना शुरू कर देता, जो कि हमें ज़रूरत नहीं थी उसकी। और भी कई सारी कंट्री के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखे हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई कंट्री ऐसी भी है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रोकने के लिए कई टाइप के एग्रीमेंट बनाती है? हाँ बिल्कुल है, और इन चीज़ों को रोकने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने आता है और वो रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस इंपोज करती है कि अगर कोई कंट्री अगर ऐसा करेगी तो उनके ऊपर क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो वही लिखा हुआ है कि सर्विस के अंदर हमारे पर कई टाइप की बैरियर्स लगाए जाते हैं। देखो कई बार तो इंडिया भी बैरियर लगा देती है, ये सोच के कहीं ऐसा ना हो कि हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो बेकार हो जाए,
जाए, ऐसा ना हो कि बाहर की कंपनियां इतनी ज़्यादा आ जाएं कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को उससे क्या पहुंचे, नुकसान पहुंचे। तो हम भी एक छोटे लेवल पे क्या लगा लेते हैं, बैरियर। लेकिन जितनी डेवलप्ड इकॉनमी है ना, जैसे यूएसए, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये लोग क्या करते हैं, खुल्लम खुल्ला लगाते हैं। हम थोड़ा छुप के और डरे डरे से लगाते हैं, वो लोग खुल्लम खुल्ला रोक लगा देते हैं कि नहीं भाई, क्योंकि वो डेवलप्ड है इस वजह से। तो देखो डब्ल्यूटीओ क्या कहता है, डब्ल्यूटीओ स्ट्रिक्टली एक बात बोलता है कि आपको बैरियर नहीं लगाना है, और खासतौर पे नॉन टैरिफ बैरियर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर यानी क्वांटिटेटिव बैरियर के अंदर क्या होता है, आप क्वांटिटी लिमिटेड ही मंगा सकते हो। इससे आप क्या कर रहे हो, जो व्यापार जिसको बढ़ाने की बात डब्ल्यूटीओ बोलता है, आप उसका उल्लंघन करते हो। तो इस वजह से डब्ल्यूटीओ हमेशा हर जगह पर आता है और वो देखता है कि आपका क्या प्रोसीजर है, क्या क्वालिफिकेशन। जैसे कई कंट्रियां क्या करती है ना, वो बैरियर लगाने के लिए क्या बोलती हैं कि आपको हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए तभी हम उसका इंपोर्ट होने देंगे। लाइसेंस वगैरह आपके लिए होगा, लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू इंपोर्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा लगा देते हैं, रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा लगा देते हैं। तो डब्ल्यूटीओ इन चीज़ों को देखता है। ये सारी होती है नॉन टैरिफ बैरियर। मतलब अगर पैसे से नहीं तो हम अलग अलग तरीकों से बैरियर लगाएंगे ताकि बाहर का माल इंडिया में ना पाए। जैसे यूएस है, यूएसए सोचती है बाहर इंडिया वगैरह से हमारा माल ना आए, बल्कि हम उन्हें अपना माल बेचें। हर कंट्री चाहती है एक्सपोर्ट बढ़ाना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो कोई गलत चीज़ नहीं, लेकिन एक लेवल तक करो, और लेवल भी ना होने दो। आप जानबूझ के रेस्ट्रिक्शन लगाओ तो भैया डब्ल्यूटीओ तो भाई रोकेगा ही रोकेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, मैंने एपीएमसी के बारे में आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी के बारे में। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जब हम क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, हमें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है कि कैसे एक जगह से दूसरे ये माल जाएगा, जिसके लिए हमने कई सारे एक्ट और कई सारे कमिटीज बना रखे हैं जो कि एक जगह से दूसरी चीज़ों को लेकर जाने में हमें हेल्प करता है। अगर हम बात करें हमारे पर डेवलपमेंट की, ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की बात चल रही है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अर्बन लैंड सीलिंग्स का जो सिस्टम है कि एक पर्टिकुलर जगहों पर हम इतनी ही लैंड बाय कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह में चल रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि ये चीज़ें ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रही है ट्रेड को लेकर। बेसिकली हमने लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट क्यों किया, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो लैंड है वो लिमिटेड हम अलॉट करें। ऐसा ना हो कि हर जगह इंडस्ट्रीज खुल जाए तो पॉल्यूशन लेवल बढ़े। इन सब रीजनों से हमने लैंड सीलिंग इसके अंदर किया है। दोस्तों ये वाला टॉपिक अभी आगे भी आएगा, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक सरफेस नॉलेज दे रहा है आपको और कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटेंसी सर्विसेज का। दोस्तों आप जानते हो अकाउंटेंसी सर्विसेज में जो हेड है वो होता है आपके सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर सीएमए भी होते हैं, कॉस्ट एंड वर्क मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और सीएस होते हैं कंपनी सेक्रेटरीज। क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक सीए बन जाओ और आप बाहर जाके काम कर सकते हो, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सीए को जो भी लॉज वगैरह पढ़ाए जाते हैं वो सारे इंडिया के लॉज पढ़ाए जाते हैं, और जो अकाउंट से रिलेटेड लॉज पढ़ाए थे वो भी इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। बट अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर वो लॉज उतने एप्लीकेबल नहीं होते जितने वो इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक सीए बाहर जाके काम कर सकता है अगर वो इंडिया में सीए बन जाए? द आंसर इज नो। उसको बाहर जाके भी एक पेपर देना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, तब वो बाहर जाके क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। यानी अगर हम एफडीआई की बात करें तो क्या आपने देखा कि सीए इंस्टीट्यूट में एफडीआई हो रखा हो कि सीए इंस्टीट्यूट में बाहर वाली कंपनी का पैसा लाओ? कभी आपने ऐसा सुना है? आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा और ना कभी सुनोगे, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कहती है इन चीज़ों में एफडीआई नहीं होने दे। क्या कभी कोई लॉयर सुना आपने कि लॉयर यहाँ पर प्रैक्टिस करो, यहाँ पर पढ़ाई करो और विदेश में जाके बस गया हो? कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों पर एफडीआई बिल्कुल रोक दिया। तो अब हम पढ़ते हैं अकाउंटेंसी सर्विसेज के बारे में। देखो अकाउंटेंसी सर्विस में लिखा है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं, जैसे पार्टनरशिप हो गया, सोल प्रोप्राइटर, इनको इन चीज़ों की परफेक्ट नॉलेज है। तो कहा गया कि अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हो तो आपके पास 20 प्रोफेशनल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अगर पार्टनरशिप के अंदर है तो वो 20 से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता है। ये तो चलो कंपनीज एक्ट के हैं, ये हमें याद नहीं करना, ये तो चलो इस बुक वालों ने दे दिया तो बात अलग है। एफडीआई इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया गया इस सर्विस सेक्टर के अंदर। जैसे कोई ये कहे कि मैं बाहर की कंपनी से ऑडिट करा दूं, द आंसर इज नो। आपको इंडियन ऑडिटर से ही काम कराना पड़ेगा, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बाहर के उससे नहीं करा सकते। यानी अकाउंटेंसी सर्विसेज के अंदर हमने जो एफडीआई का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल खत्म करके रखा हुआ है। लीगल सर्विसेज की बात करते हैं, जो लीगल लॉयर्स होते हैं वहां भी साफ साफ लिखा इस सेक्टर के अंदर भी आप एफडीआई नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा लॉयर नहीं है कि आपके केस के लिए आप विदेश से लॉयर लेकर आए हो, ऐसा नहीं है। हाँ इंटरनेशनल जो कोर्ट्स होते हैं उनमें होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक जो हमारी इंटरनेशनल टेरिटरी है उसके अंदर इंडिया के ही एडवोकेट चलेंगे, बाहर के एडवोकेट नहीं चलेंगे। एफडीआई बिल्कुल मना है। एजुकेशन सर्विसेज की बात करें तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे 7th शेड्यूल में 3 टाइप की लिस्ट होती है। आपकी यूनियन लिस्ट होती है जिसमें क्या लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर लॉज कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट
बना सकती है। दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर कुछ जो चीज़ें होती हैं उसके रिगार्डिंग प्रोविजन या लॉज कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, 3 होती है ना, तो थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एजुकेशन सेक्टर कौन से वाली लिस्ट में आता है, तो आप कहेंगे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो वही लिखा हुआ है कि ये वाली जो कॉन्करेंट लिस्ट है एजुकेशन सर्विसेज हमने इसमें डाली हुई है। अब क्या होती है, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जो इनको गवर्न करने के लिए हमने बनाई, जैसे आप सीबीएसई ले लो, स्टेट बोर्ड ले लो, वो सारी चीज़ें। अब बात होती है क्या हमें अपने पास सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। दोस्तों ये कोई क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है। कोई भी बंदा अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो 4 तरीके से रिफॉर्म लेकर आएंगे। सबसे पहला नोडल एजेंसी एंड मार्केटिंग। देखो क्या होता है, बेसिकली आपका प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब आप उसकी अच्छी मार्केटिंग करोगे। इंटरनेशनल लेवल में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो पहले आपको अपने प्रोडक्ट की एक ब्रांड इमेज बनानी पड़ेगी, ताकि सामने वाली कंट्री आपसे वो प्रोडक्ट बाय करे। जिसके लिए आपको एक अच्छा सा पोर्टल बनाना पड़ेगा, मतलब वेबसाइट वगैरह बनानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी इस प्रोडक्ट्स को बनाते हो। आपको उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों में अभी हमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट करनी है। दूसरा बोलेगा डिसइन्वेस्टमेंट। देखो आप जानते हो हमारे पास जैसे LIC की बात चल रही है कि LIC में हम FDI का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट का। देखो कई सारी PSUs ऐसी हैं जिनमें जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट वो ढंग से नहीं संभाल पा रही है, जिस वजह से वो लॉस मेकिंग बन गई। तो ऐसे में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसा है जो कहता है कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ और मैं इस चीज़ को टेक ओवर करके इसको प्रॉफिट मेकिंग बना दूंगा, तो ऐसे केस में हमें FDI या कह लो प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो वही प्राइवेटाइज की बात बोलिए कि अभी भी हमें कुछ चीज़ों पर डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिन PSUs को गवर्नमेंट सही से रन नहीं कर पा रही या व्हाइट एलिफेंट की तरह बनकर रही है। तो ऐसे में अपनी PSUs को कहाँ देना पड़ेगा, हमें अपने पास बोलो किसको देना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करनी पड़ेगी, यानी डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अपनी इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट बेचेगी, उसको बोलता है डिसइन्वेस्टमेंट। ये सारे रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करें क्रेडिट रिलेटेड। दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री होती है, अगर उसको आप सही तरीके से पैसा प्रोवाइड करा दो बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो वो इंडस्ट्रीज बहुत पनप पाएगी। दोस्तों आपके भी मन में कोई ना कोई प्लान होगा कि अगर आप एग्जाम में पास नहीं हो पाए तो हम अपना बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, तो आपका प्लान चौपट हो जाता है। फिर आप जॉब में लगे रहते हो, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को डिस्गाइज बना देते हो। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से क्रेडिट की फैसिलिटी हर पर्सन को प्रोवाइड करा दे जिसके पास एक अच्छा आइडिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रेड है, जो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो कहीं ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो थोड़ा सा अभी हमें इस पर वर्क करने की जरूरत है। फिर चौथा में वर्क करना है टैक्स और ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड। आज भी हम ये तो कह रहे हैं कि देखो हमारे पास हमने पॉलिसीज को लिबरल बना दिया, लेकिन जिस हिसाब की लिबरलाइजेशन चाहिए अभी हमें, वो लिबरलाइजेशन अभी भी हमने नहीं कर पाई है। जो टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर हमें रिफॉर्म्स चाहिए। दोस्तों आप जानते हो जब आप इनकम टैक्स वगैरह पढ़ोगे, वैसे टैक्स का एक चैप्टर है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जितना आप टैक्स स्ट्रक्चर को अपना स्ट्रांग बनाओगे और जितना लिबरल बनाओगे उतना ही आपका ट्रेड बढ़ेगा। देखो स्ट्रांग बनाने से मतलब है कि आपके पास हर चीज़ के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें एक प्रोटोकॉल के तहत होनी चाहिए। और एक टैक्सेशन सिस्टम की बात करें तो थोड़ा सा जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए टैक्सेशन का रेट थोड़ा कम रखना चाहिए, जिससे वो इनकरेज हो इंडिया में आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए। तो जब मैं आपको टैक्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हमने टैक्सेशन में इतनी ज़्यादा छूट दे रखी है ताकि बाहर से FDI इंडिया के अंदर आ पाए। और कुछ जगहों पर तो हमने टैक्स को बिल्कुल ही रिलीफ कर रखा है, 15 साल तक कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोविड-19 में हमारे सर्विस सेक्टर पर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो आप जानते हो कि कोई भी सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर, सब पर नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 2019 के अंदर आत्मनिर्भर भारत पैकेज अपनाया, जिसके तहत उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज है, जिससे कि जितनी भी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर है उसको क्या कर पाए, दोबारा से उनको खड़ा कर सके। और गवर्नमेंट ने टाइम टू MSME की जो डेफिनेशन है उसमें चेंजेस किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज MSME में कन्वर्ट हो जाए और उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री अगर उसे MSME का दर्जा मिल जाता है तो उसे बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है, कई टाइप की सब्सिडीज मिल जाती है, क्योंकि वो छोटी इंडस्ट्रीज है ना। तो आप जानते हो लिमिट अभी बढ़ाई गई है, निर्मला सीतारमन जी ने 2020 के अंदर इसकी लिमिट को बढ़ाया है। अब आप लोग बताओगे वो लिमिट क्या है। वैसे हमारे एक स्टूडेंट सिमरन गुप्ता है और एक पप्पन मंडाल है, ये दोनों बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, हर चीज़ का आंसर देते हैं। देखते हैं वो दोनों इसका आंसर दे पाएंगे नहीं और बाकी स्टूडेंट भी दे पाएंगे या नहीं। ठीक है, MSME की क्या क्या लिमिट्स हैं आपको बतानी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो MSME वालों को जो है कोलेटरल फ्री लोन वगैरह मिल जाता है। मैंने बोला ना कई सारी फैसिलिटी मिल जाती है और आपको मैंने पिछले ही चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें पढ़ाई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर में हमें किन किन चीजों पर काम करना चाहिए। आउटलाइन फ्यूचर का मतलब है किन किन चीजों पर फ्यूचर में काम करना चाहिए। तो फ्यूचर में हमें काम क्या करना चाहिए, हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहिए, कुछ FDI की पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए, इतनी लिबरल बनानी चाहिए ताकि बाहर के इन्वेस्टर हमारी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। तीसरा बोला गया है हमें अपने पास
जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, मतलब प्रोडक्ट बनने से लेकर माल को कंज्यूमर तक पहुंचाने तक का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसके अंदर कई सारी इंप्रूवमेंट लानी पड़ेंगी, जिससे कि जो एफडीआई है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। और हमें अपने आउटसोर्सिंग और लॉजिस्टिक के ट्रेंड को बढ़ाना चाहिए थर्ड पार्टी सर्विसेज के थ्रू, और ग्लोबल प्लेयर्स को एंट्री देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना दें, थोड़ा लिबरल बनो ताकि बाहर के लोग भी हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ। शिपिंग बिजनेस को जो है हमें क्या करना है, आसान बनाना है। और शिप के अंदर वो याद है ना जो मैंने बताया था कि शिप खड़ा हो गया तो जल्दी से उसको क्या कर दें, रिलीज कर दें, जिससे कि शिपिंग कंपनियां खुद बोले कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। बाकी ये सारे पॉइंट कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाई, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये जो पूरा चैप्टर है हमारे 10 चैप्टर, ये पूरा डेटा बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। इसमें कोई फैक्चुअल चीज़ें नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में ऑफशोर फंड मैनेजमेंट भी आपको करा दिया, आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर कर दिया, ग्लोबल नेगोशिएशन कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह, और ये सारे के सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है दोस्तों कंप्लीट होता है। दोस्तों अब आप कहोगे सर इसमें तो जो डेटा है क्या पुराना है? हाँ कुछ पुराना है। नई डेटा के लिए आप क्या किया करो, डेली करंट अफेयर्स देखा करो। और करंट अफेयर के लिए हमने हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारे दूसरे चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हर चैप्टर के, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पे जाकर ज्वाइन करके वो सारे के सारे जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। इवन हम हिंदू न्यूज़पेपर के भी ई फाइल जो है वहां पर अपलोड करते हैं, ई न्यूज़पेपर वहां पर अपलोड करते हैं। और बाकी तो इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे आप देख ही लेना, ठीक है। सो गाइस अगर आपको हमारे काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।